तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं WWE के नेक्स्ट कल होने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट हेल इन अ सेल के बारे में। और प्रीमियम ये इतना है कि यहाँ पर सिर्फ हेल इन अ सेल की स्टिपुलेशन वाला एक ही मैच है। खैर सारे मैचेस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो इस प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर होंगे। और हाँ, वैसे इंडिया के हिसाब से अगर आपको नहीं पता तो कल सुबह आपको ये 10 नेटवर्क के ऊपर देखने को मिल जाएगा, सोनी लिव के ऊपर भी देख सकते हो, जहां पर आप रॉ स्मैकडाउन के शोज को एंजॉय करते हो। तो सारे मैचेस के बारे में बात करेंगे, क्या इनके लेटेस्ट फ्रेश एंड फाइनल बैटिंग ऑड्स हैं एंड विनर सरप्राइजेस, माय रिजल्ट प्रेडिक्शंस फॉर हेल इन अ सेल 2022। तो फिर देर किस बात की शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैच की बात करते हैं जो कि मैडकैप मॉस और हैप्पी कॉर्बिन के बीच में होने वाला है, जो कि है नो होल्ड्स बार्ड वाला मैच। और मैं आपको बता दूं इस मैच के जो बैटिंग ऑड्स है वो रिलीज नहीं हुए हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। बट अगर हम लोग इस राइवलरी को देखें तो इसमें जो गर्मी है वो काफी ज्यादा है। वैसे गर्मी यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैडकैप मॉस मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बहुत तगड़े वाले राइज के ऊपर है। और आपको पता होगा कॉर्बिन वो बंदा है जो कि लास्ट टाइम रोमन रेंज को पिन करके आया, मतलब रोमन रेंज का जो लास्ट पिन फॉल के जरिए लॉस है वो कॉर्बिन के सामने आई थी। तो इससे आप लोग समझ सकते हो कि जो क्रेडिबिलिटी है कॉर्बिन की वो WWE के अंदर काफी ज्यादा है। और अगर उस बंदे को मैडकैप मॉस हराते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है WWE के अंदर। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि जब कॉर्बिन अगर हारते मैडकैप मॉस से तो काफी बड़ी बात होगी, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो क्लियर तरीके से नहीं था, कुछ ना कुछ उसमें चुल थी। बट यहाँ पर नो होल्ड्स बार्ड वाली सिचुएशन है, तो यहाँ पर मैडकैप मॉस के फेवर में अगर WWE जा रही है तो क्लियरली उनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होने वाली है। और मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पे क्या कहती है, मेरी प्रेडिक्शन ये कहती है कि कॉर्बिन जो है इस मैच में हारने वाले, मैडकैप मॉस को विक्ट्री मिलेगी और आई थिंक पूरी तरीके से वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं अगर WWE को इस वाली राइवलरी को आगे स्ट्रेच नहीं करना। तो मेरी जो प्रेडिक्शन है वो रहने वाली है मैडकैप मॉस के लिए। इसके बाद अगला मैच आता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए थियरी वर्सेस मुस्तफा अली के बीच में। सबसे पहले इस मैच के ऑड्स की बात करें तो यहाँ पर जो क्लियर फेवरेट हैं वो थियरी हैं। अब मैं अपनी प्रेडिक्शन की बात करूँ तो देखो सिंपल सी बात यहाँ पर है, मुस्तफा अली को लेकर WWE बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। सीरियस किसको लेकर है, सीरियस है थियरी को लेकर। और थियरी को लेकर इतना सीरियस है कि हमको ये भी प्लान सुनने को मिल रहे हैं कि पॉसिबली वो नेक्स्ट जो है चैलेंज करेंगे, मतलब चैलेंज लेंगे या करेंगे जो भी है, जॉन सीना उनके अपोनेंट हो सकते हैं। तो अगर WWE उस लेवल पर थियरी को बुक करने का सोच रही है तो देर इज नो वे कि थियरी इस मैच में हारने वाले हैं। तो इसकी प्रेडिक्शन तो काफ़ी आसान है। मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर रहेगी थियरी के लिए कि वो मुस्तफा अली के सामने आई थिंक डोमिनेंट फैशन में हो सकता है विक्ट्री लें और अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को रिटेन कर लें। इसके बाद अगला मैच आता है द जजमेंट डे वर्सेस फिन बैलर, एजे स्टाइल्स एंड लिव मॉर्गन के बीच में। बैटिंग ऑर्डर्स की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर जो फेवरेट हैं वो जजमेंट डे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात यह है कि फिन बैलर, एजे स्टाइल्स और लिव मॉर्गन की कोई टीम नहीं है, कोई स्टेबल नहीं है। WWE उसको टीम स्टेबल बना दे वो अलग बात है, बट आई थिंक टीम स्टेबल बना के कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि ये तीनों सुपरस्टार इंडिविजुअली अपने अपने डायरेक्शन में अच्छा काम कर सकते हैं। तो इनको डिवीजन में डाल के आई थिंक इनका यूटिलाइजेशन मेरे ख्याल से सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा, ऐसे फील भी नहीं आ रही कि शायद इनको लेकर कोई स्टेबल या फिर फैक्शन बनाने के प्लान है। अगर ऐसे प्लान है नहीं तो WWE ने कोई भांग तो खाई नहीं है कि वो जो है जजमेंट डे को यहाँ पर हरवाएंगे उस टीम को जिसको लेकर वो पुश करने का प्लान कर रहे हैं। तो प्रेडिक्शन यहाँ पर सिंपल सी है, मैं यहाँ पर जाऊँगा द जजमेंट डे के साथ में कि वो विक्ट्री ले लेंगे और फिन बैलर, एजे स्टाइल्स एंड लिव मॉर्गन को वो इस मैच में हरा देंगे। इसके बाद मैच आता है इज़ीकियल वर्सेस केविन ओवेंस के बीच में। शायद सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाली स्टोरी लाइन ये है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट वो वाली ये स्टोरी लाइन है। अब बैटिंग ऑड्स के हिसाब से इज़ीकियल इस मैच में जीतने वाले हैं। और अगर मैं अपनी बात बताऊं तो देखो जिस तरीके से स्टोरी लाइन चल रही है, इज़ीकियल को अभी WWE राइज पर रख रही है। मतलब अभी उनके कैरेक्टर में काफ़ी सारी हमको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, उनकी प्रोग्रेशन देखने को मिलेगी और बहुत सारे अभी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इज़ीकियल के कैरेक्टर से WWE निकाल सकती है। तो ऐसे में उनका मोमेंटम तोड़ना किसी भी तरीके से सेंस बनाने वाली बात बिल्कुल भी नजर आती नहीं है। तो मेरी भी यहाँ पर जो प्रेडिक्शन है वो इज़ीकियल के लिए रहेगी। बट इंटरेस्टिंग मैं इस बात के लिए भी हूँ कि केविन ओवेंस अगर मैच हार जाते हैं तो उसके बाद वो रिएक्शंस किस तरीके से देने वाले हैं, क्योंकि आपको पता ऑलरेडी वो एलायस इज़ीकियल से कितना परेशान हो चुके हैं। तो वो चीज़ जो है इस मैच से काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगे देखने के लिए। और आउटकम के बाद केविन ओवेंस क्या करते हैं उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ। बॉबी लैशली वर्सेस ओमोस एंड MVP का हैंडीकैप मैच होने वाला है, जो कि आपको पता है MVP ने स्टिपुलेशन पिक करी थी। इनकी राइवलरी काफी टाइम से चल रही है, एक को विक्ट्री मिलती है, दूसरे को मिलती है, तीसरे को मिलती है। ये वाली जो 50-50 वाली यहाँ पर बुकिंग चल रही है। बट सबसे पहले बैटिंग ऑड्स की बात करें तो हैंडीकैप मैच जरूर है, ऑड्स उनके अगेंस्ट हैं, लेकिन ऑड्स उनके स्टिल फेवर में है क्योंकि बॉबी लैशली यहाँ पर इस मैच में जीतने के लिए फेवरेट है। हालांकि अंतर कोई ज़्यादा नहीं है। बाकी अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन की बात करूँ तो देखो मुझे लगता है ओमोस एक ऐसा सुपरस्टार है जो कि लिमिटेड वे में ही चीज़ें कर सकता है WWE के रिंग में। लेकिन वहीं अगर मैं बॉबी लैशली की उसको पोटेंशियल से कंपेयर करूँ तो वो कहीं आसपास भी नहीं है। हाँ, एक बार को देखने में लग सकता है कि ओमोस काफी बड़ा तगड़ा लग रहा है, लेकिन बॉबी लैशली से आई थिंक उनका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। और अगर यहाँ से उनको बॉबी लैशली को ऊपर लेकर जाना है तो क्लियरली यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं बनता कि बॉबी लैशली इस मैच में हारेंगे। और आई थिंक WWE ने वाली स्टिपुलेशन इसमें डाली ही इसलिए हैंडीकैप वाली, ताकि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा सके बॉबी लैशली को कि वो ओमोस को तो हरा ही रहा है लेकिन साथ में वो MVP को भी लपेट रहा है। मेरे ख्याल से सेड्रिक अलेक्जेंडर भी इसमें आकर कुछ चुल कर सकते हैं। और अगर सोचो ये सब चीजें होने के बावजूद भी बॉबी लैशली स्ट्रॉन्ग दिखते हैं और वो इस मैच में हरा देते हैं
तो उनकी छाती मतलब काफ़ी चौड़ी हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, बॉबी लैशली यहाँ पर अगर WWE के प्लान्स में है उनको पुश करने के लिए, तो विक्ट्री उनको मिलने वाली है और जो मेरी प्रेडिक्शन है वो जाएगी बॉबी लैशली के लिए। रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच आता है बियांका ब्लेयर वर्सेस आस्का वर्सेस बैकी लिंच के बीच में। ये होने वाला ट्रिपल थ्रेट मैच जहां पर बियांका ब्लेयर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाली हैं। सबसे पहले बैटिंग ऑड्स की बात करूं तो देखो यहाँ पर जो बियांका ब्लेयर है वो इस मैच में जीतने के लिए फेवरेट है। उसके बाद नीचे से नाम आता है आस्का एंड बैकी लिंच का। अब देखो इस मैच में एक सिंपल सा सिनेरियो देखा जाए कि बियांका ब्लेयर को चैंपियनशिप जिताए हुए रेसलमेनिया के अंदर अभी कोई खास टाइम हुआ नहीं है और आस्का बैकी लिंच के पास उससे तो चैंपियनशिप गई है, तो उनका यहाँ पर थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन बात करें आस्का की, तो शायद जिस तरीके से WWE उनको दिखाती है टेलीविजन के ऊपर, उनको कभी भी लुल पुल WWE दिखाती नहीं है। मतलब कोई सुपरस्टार होता नहीं एकदम से ऊपर चढ़ा, उसके बाद जब वो नीचे आया तो वो बिल्कुल ही रद्दी हो गया हो। जैसे कंपैरिजन के लिए मैं जिंदर महाल का नाम ले सकता हूँ, ठीक है। तो आस्का का मुझे वैसा लगता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत उनका चांस है। बट फिर भी क्योंकि ये ट्रिपल थ्रेट मैच है तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि आस्का को यहाँ पर जो है पिन ईट करने की जरूरत पड़े। भाई बैकी लिंच से भी काम चल सकता है, तो चांसेस यहाँ पर स्लाइटली हैं ट्रिपल थ्रेट होने की वजह से। बट स्टिल मैं बियांका ब्लेयर के साथ ही जाऊंगा कि वो इस मैच में हरा देंगी आस्का एंड बैकी लिंच को और सक्सेसफुली अपनी जो चैंपियनशिप है उसको रिटेन कर लेंगे। हालांकि विमेंस डिवीजन की कोई ऐसी फ्यूड नहीं है जिसके लिए बिल्कुल ही एक्साइटमेंट हो, बट ओके है, क्योंकि विमेंस डिवीजन का हाल आपको कैसा है उसके पैरामीटर पर अगर मैं देखूं तो फिर भी ये थोड़ा सा ऊपर स्टैंड करती है। बाकी रिजल्ट के लिए बियांका ब्लेयर होने वाली मेरी पिक। शो के मेन इवेंट की बात करते हैं, कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस हेल इन अ सेल मैच। सबसे पहले तो मैं इसी बात से डिसअपॉइंटेड हूँ कि भैया तुम्हारा हेल इन अ सेल का पूरा प्रीमियम लाइव इवेंट है और तुमने एक ही मैच रखा है। मतलब यूजुअली 2 मैचेस तो होते ही थे, कभी 3 भी हुए हैं, शायद हुए हैं, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, जो भी है। लेकिन तुमने भाई एक ही मैच रखा, तो ये तो सबसे पहले बड़ी नाइंसाफी हो गई। अब चलो हो गई तो हो गई। सबसे पहले इस मैच के ऑड्स की बात करें तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, स्टिल ये सेम ही है। कोडी रोड्स इस मैच में जीतने के लिए फेवरेट है। लेकिन अगर हम इसको दूसरे एंगल्स की तरफ से देखें, सबसे पहले अगर हम सेथ रॉलिंस की तरफ से देखें तो आखिर क्यों वो इस मैच को जीत सकते हैं। सबसे पहला बेइज्जती बचाने के लिए, सिंपल सी बात है। कोडी रोड्स से वो 2 बार हार चुके हैं और सेथ रॉलिंस भाई अल्लू पंजू तो है नहीं कि उनको आपको कोई भी हरा दे, और इवन WWE की नज़र में भी वैसे नहीं है। तो फिर यहाँ पे सेथ रॉलिंस के जो जीतने का है वो चांस बनता है। और हेल इन अ सेल वाला स्ट्रक्चर है तो सेथ रॉलिंस उसको लेकर भी जो छाती पीटते हैं कि इसमें वो काफ़ी बार कम्पीट कर चुके हैं। हाँ, उसका रिजल्ट कैसा है वो एक अलग बात है। तो सेथ रॉलिंस की फेवर में इस तरीके से मैच जाता है। बाकी अगर कोडी रोड्स की तरफ से सोचे तो भाई यहाँ पर तो उनके फेवर ही फेवर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब से वो WWE के अंदर आए हैं WWE ने उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुश के ऊपर रखा हुआ है। सेथ रॉलिंस जैसा बंदा जो कि इतने टाइम से WWE के साथ है, और ना सिर्फ साथ है, हमेशा टॉप टियर पे वो रहता है, तो उसको अगर कोडी रोड्स हरा रहे हैं तो आपको इससे उनके पुश का जो अंदाजा है वो लग जाना चाहिए। बाकी सेथ रॉलिंस के फैंस थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। मुझे भी लगता है कि क्या सेथ रॉलिंस को इतनी बार हराना सही है या फिर नहीं है, बट फिर कोडी रोड्स के पर्सपेक्टिव से देखो तो लगता है कि नहीं भाई, इसको भी नहीं हारना चाहिए। तो मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर कोडी रोड्स के लिए रहेगी। बट इस मैच में जो एक सरप्राइज एलिमेंट WWE ऐड कर सकती है वो है फील्ड का रिटर्न। अब इससे क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, अगर सेथ रॉलिंस को हरवाना है, नाक भी उनकी नहीं कटवानी है, तो सिंपल सा तरीका है, ब्रे वाइट को इस मैच में इंसर्ट करके हेल इन अ सेल वाले स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा कर दो कि कोडी रोड्स को एक वे मिल जाए विक्ट्री का, और इस तरीके से कोडी रोड्स झाड़ फूक के सेथ रॉलिंस को अच्छे से निकल भी लें और वो इस राइवलरी से आगे भी बढ़ जाए, क्योंकि फिर सेथ रॉलिंस का फोकस होगा ब्रे वाइट द फील्ड के ऊपर जो भी है। अब अगर फील्ड का रिटर्न हो रहा है तो ही इन सारी बातों की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर ये चीज़ हो ही नहीं रही तो फिर इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बट ये एक शौकर है जो कि WWE हेल इन अ सेल से पुल कर सकती है, क्योंकि WWE को ऑलरेडी पता है कि भैया हमारी हेल इन अ सेल में एक ही मैच है जिसको लेकर फैंस ज़्यादा एक्साइटेड है, बाकी किसी को लेकर उनका कोई ध्यान है नहीं, रोमन रेंस है नहीं, ब्लड लाइन वगैरह कोई चीज़ है नहीं। तो हो सकता है WWE सारी जान इसी मैच के अंदर झोंक दे, और अगर झोंक दे और फील्ड ब्रे वाइट आ जाए तो आई थिंक जो पूरे फैंस का तरीका है हेल इन अ सेल प्रीमियम लाइव इवेंट को देखने का वो चेंज हो जाएगा, और फिर शायद इस बारे में कोई केयर नहीं करेगा कि बाकी शोज़ के ऊपर मैचेस कैसे हुए क्या हुए, क्योंकि मेन इवेंट के अंदर अगर हैप्पी एंडिंग या फिर फैंस खुशी खुशी घर जा रहे हैं, या शो जो हम देख रहे हैं अगर मतलब लास्ट में क्या इंप्रेशन पड़ता है वो WWE के शो का काफी इंपॉर्टेंट होता है। वैसे होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट्स के अंदर आपको पता कहानी अलग है। तो अगर इस तरीके से फील्ड आ रहे हैं तो WWE की दोनों तरफ से बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन क्या फील्ड आ रहे हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। बाकी आज शायद शाम को वीडियो आ जाएगी, उसके लिए भी आप लोग रहना, ठीक है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, गर्मी काफी ज्यादा है। एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।